नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों, बेनामी प्रॉपर्टी जो है बेईमानी द्वारा अर्जित की हुई संपत्ति से खरीदी जाती है। दोस्तों, बेनामी का मतलब ही जो है बेईमानी द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी। दोस्तों, बेईमानी द्वारा खरीदी गई प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इस तरह की जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसमें जो बेनिफिशियरी यानी जो व्यक्ति खरीद रहा होता है उसका नाम कहीं पिक्चर में नहीं आता, यानी वो व्यक्ति साइड में रहता है, उसकी सिर्फ फिनांस यानी उसके सिर्फ पैसे लगते हैं और किसी और के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। बेनामी का मतलब ये नहीं कि नाम नहीं होता, नाम होता है, लेकिन वो जो नाम होता है वो फिक्टिशियस नाम होता है, यानी वो व्यक्ति या तो एग्जिस्ट नहीं करता और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर वो उस व्यक्ति की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके। वो सिर्फ एकमात्र नाम दिया जाता है उसको, अदरवाइज उसके पीछे कोई और होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये प्रथा जो है भारत में आज़ादी के बाद ही आई है बेनामी प्रॉपर्टी खरीदनी। दोस्तों, ये जो प्रथा है आज़ादी से पहले ही थी और 1854 में गौरी कृष्ण वर्सेस गंगा प्रसाद का एक केस था जिसमें कोर्ट ने ये फाइंड किया, यानी उनको ये महसूस हुआ कि भारत में जो है बेनामी प्रथा लागू है, यानी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है। दोस्तों, 1973 में 57th लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत में जो है बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर में पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की ट्रांजैक्शन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा बेईमानी द्वारा हासिल किया हुआ पैसा लगाया जा रहा है। दोस्तों, इसको मद्देनज़र रखते हुए 1988 में बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया और जिसके तहत इसमें 9 सेक्शन इनेक्ट किए गए, लेकिन दोस्तों ये जो एक्ट था वो पूर्णतया लागू नहीं हो पाया। और उसके बाद में दोस्तों ये जो सेक्शन है 1988 का, ये इसके बाद में दोस्तों 2016 में इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए और इसमें 63 नए एक्ट्स जोड़े गए और 63 नए एक्ट्स जोड़ने के बाद में इस जो एक्ट को जो है इनेक्ट किया गया बेनामी प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन एक्ट के नाम से। और दोस्तों इसके तहत काफ़ी कड़े कदम भी उठाए गए। इसके तहत दोस्तों जो प्रॉपर्टी है अगर किसी व्यक्ति ने नहीं बताई तो उस प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है, यानी उस प्रॉपर्टी को जब्त भी किया जा सकता है, ये प्रावधान किया गया। दूसरा दोस्तों इसमें सजा का प्रावधान किया गया, 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया। और जो तीसरा जो अहम प्रावधान किया गया दोस्तों उसमें यह है इसके ऊपर में 25% जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की उतना तक जुर्माना भी लगाने का प्रावधान किया गया। और अगर कोई व्यक्ति इसमें गलत सूचना देता है तो उसके ऊपर भी 10% का जो है प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया। अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये जो बेनामी प्रॉपर्टी है वो होती क्या है। दोस्तों, बेनामी जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या होता है कि किरदार जो है वो कोई और होता है, किसी अलग व्यक्ति के नाम से ये प्रॉपर्टी ली जाती है, यानी बेनिफिशियरी कोई और होता है और प्रॉपर्टी किसी और नाम से ली जाती है। इस व्यक्ति के नाम से प्रॉपर्टी ली जाती है उसको बेनामीदार बोला जाता है, यानी कि सेक्शन 2 सब क्लॉज 10 में जो है इस बेनामीदार को डिफाइन किया गया है। उसी तरह से सेक्शन 2 सब क्लॉज 12 में जो है बेनिफिशियरी कौन होता है उसको भी डिफाइन किया गया है। दोस्तों, जो व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा उसके नाम प्रॉपर्टी ली जाए, अननोन सोर्सेज फंड्स के कोई सोर्सेज का पता ना हो उस नाम से प्रॉपर्टी ली जाए, जो व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी ली जा रही है उसके पास में उसे पता ही ना हो कि मेरी प्रॉपर्टी है, या उसे ये ना पता हो कि ये कंसीडरेशन वैल्यू किस व्यक्ति ने दी है, किसके थ्रू ये पेमेंट की गई है, और उस व्यक्ति के पास में उस प्रॉपर्टी के कागजात भी ना हों। तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये बेनामी प्रॉपर्टी है। और इसकी जो 4-5 एसेंशियल्स हैं उनमें से दोस्तों ये है कि एक तो इसमें जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जरूर डिफाइन होनी चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति के नाम ली जा रही है उस व्यक्ति से उसका क्या रिलेशन है और वो उस प्रॉपर्टी को अपने इनकम टैक्स में शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी ज़रूरी है। उस व्यक्ति का जो इंटेंशन है प्रॉपर्टी लेने का किसी थर्ड व्यक्ति के नाम से उसका क्या लॉजिक है, उसका पीछे क्या कारण है, और जो प्रॉपर्टी है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, असली जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहाँ पर हैं, किसके पास उपलब्ध हैं। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो इन चीज़ों के निर्धारण के ऊपर ये पता चलता है
कि ये प्रॉपर्टी जो है बेनामी प्रॉपर्टी है। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद भी होते हैं। अपवाद ये है कि दोस्तों मान लीजिए कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है और उसमें अगर किसी कर्ता ने कोई प्रॉपर्टी ली है किसी फैमिली मेंबर के नाम, तो वो प्रॉपर्टी बेनामी नहीं मानी जाएगी, बशर्ते कि उसमें जो सोर्स है इनकम का वो नोन होना चाहिए, डिस्क्लोज्ड होना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों फिड्यूशियरी रिलेशनशिप, यानी अगर कोई ट्रस्ट प्रॉपर्टी ले रहा है, कोई कंपनी प्रॉपर्टी ले रही है अपने डायरेक्टर के नाम, तो वो इसमें अपवाद के रूप में माना जाएगा। उसी तरह से अगर कोई स्पाउस है वो अगर अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम ले रहा है या बच्चों के नाम ले रहा है, तो वो भी इसमें अपवाद माना जाएगा, वो ले सकता है। लेकिन दोस्तों इन सब अपवाद में एक चीज़ कॉमन है, वो ये है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर ले रहा है तो वो प्रॉपर्टी नॉन सोर्सेज द्वारा फंड के जो हैं उसके डिस्क्लोज्ड होने चाहिए और वो रिटर्न में इनकम टैक्स की आनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करने के बाद में उसका रजिस्ट्रेशन और उसको स्टैम्प ड्यूटी पेमेंट करना और उसके बाद में उसका म्यूटेशन कराना और इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना तथा अपनी आय को पूरी तरह से प्रदर्शित करना, इन चीज़ों को ज़रूरी अनिवार्य किया गया। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको बेनामी प्रॉपर्टी के बारे में समझ में आया होगा कि बेनामी प्रॉपर्टी किसे कहते हैं। बेसिकली बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के नाम से प्रॉपर्टी लेता हो और सोर्स ऑफ इनकम ना बताता हो, वो एक तरह से बेनामी प्रॉपर्टी आती है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम नहीं होनी चाहिए। तो ये था दोस्तों आज का बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर में डिस्कशन। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी